यार अफगानिस्तान के बारे में सुन सुनकर आप सारे लोग बोर हो गए हो, है ना। और इसीलिए आपको एक और ऐसा वीडियो मैं आपको नहीं बताने वाला जिसमें सेम बातें कही जाएं। ये वीडियो डिफरेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एक सवाल के बारे में, अफगानिस्तान को कॉन्कर करना इतना टफ क्यों रहा है। हिस्टोरिकली रहा है, पहले ब्रिटेन ने ट्राई करा, रशिया ने ट्राई करा, यूएस ने ट्राई करा, मगर सारे लोग इन्वेड करते हैं, मार पिट के वहाँ से भगा दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये समझने की कोशिश करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि पहले ऐसी कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई हैं। देखो, अगर आप ब्रिटेन को देखो तो 1800s में भी वो अलग अलग देशों में जाकर अपनी कॉलोनी बनाता था, वहाँ पर फिर कुछ अपने पपेट लेकर घूमता था, उनको वहाँ पर राजा बनाने की कोशिश करता था। फिर जब मार पिट के भगा दिया जाता था तो बीच में एक ऐसी लाइन खींच देता था जिससे वहाँ पर लड़ाई चलती रहे। तो ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के साथ यही करा। दरअसल 1800s में ना इधर भारत में ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ऊपर रशिया था और बीच में था अफगानिस्तान, जो कि बहुत ज़रूरी था दोनों देशों के लिए। तो 1838 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई जो कि 43 तक चली। तो 1838 की वॉर में दोस्त मोहम्मद खान जो अफगानिस्तान पे रूल करता था उसको ब्रिटेन ने हराया शाह सुजा की मदद से और उसको वहाँ पर राजा बनाने की कोशिश करी। इवेंचुअली दोस्त मोहम्मद खान ने शाह सुजा को मार दिया और ब्रिटिशर्स को इस लड़ाई में हार झेलनी पड़ी। 1843 में लड़ाई खत्म हो गई। 43 में और 48 में दो लड़ाइयां और हुई जो थी एंग्लो सिख वॉर्स। इन दोनों ही लड़ाइयों में भी ब्रिटेन को हार देखनी पड़ी। मगर इसके बाद भी ब्रिटेन ये लगातार कोशिशें कर रहा था कि इस अफगानिस्तान पर कैसे हम अपना कंट्रोल करें, और वहीं दूसरी तरफ रशिया भी लगा हुआ था। तो एक तरफ जहां पेशावर की ट्रीटी ब्रिटेन ने साइन करी 1854 में, एक नया मैप अपना प्रेजेंट करा, वहीं 1866 का अगर आप मैप देखो तो आपको पता चलेगा कि रशिया भी लगातार अफगानिस्तान में अपने एडवांसेस कर रहा था। और इवेंचुअली इन सब चीजों की वजह से सेकेंड लड़ाई हुई जिसे कहा गया सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। इस समय अफगानिस्तान का रूलर था शेर अली और ब्रिटेन ने उसको फोन करके कहा कि भाई सुनो, हमारे कुछ कॉन्वॉय आ रहा है मिलने, उनसे आप जरा मिल लेना। उसने कहा मैं नहीं मिलूंगा, मैं तो रशिया से मिलूंगा। तो फिर 1878 में खैबर पास से अफगानिस्तान के ऊपर फिर से ब्रिटेन ने चढ़ाई करी 40,000 सैनिकों के साथ। तो शेर अली भागा और उसे फिर बाद में इवेंचुअली मार दिया गया और ब्रिटेन ने याकूब खान को वहां पर बिठा दिया, वो भी इनका एक पपेट था। अब भाई पपेट्स कितना ही चलेंगे, वहीं पे लोकल लोगों ने इनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, अयूब खान ने विद्रोह छेड़ दिया, मगर इवेंचुअली जो कि ब्रिटेन के पास सेना बड़ी थी उन्होंने सबको कुचलकर सेकेंड वॉर के बाद में अपना वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करी और इवेंचुअली कहा कि हम आपकी फॉरेन अफेयर्स वगैरह खुद मैनेज करेंगे ताकि रशिया उधर से अपना कंट्रोल ना दिखा सके। अच्छा, रशिया ऊपर ऊपर से कहता था ब्रिटेन से कि आप देख लो अफगानिस्तान का, हम ज्यादा आपके सामने नहीं आएंगे, बट 1885 में आप देखो उन्होंने पंजदे ओएसिस जो अफगानिस्तान का था उसको अपने साइड में ला लिया। अफगानियों ने विद्रोह करा मगर वो सफल नहीं हुए। इसीलिए 1885 में ये शेर और भालू बनाकर दिखाया जाता था कि कैसे अफगानिस्तान इस दोनों की लड़ाइयों के बीच में फंसा हुआ है। इसे द ग्रेट गेम कहा जाता था। अच्छा, इससे पहले मैं द ग्रेट गेम के बारे में आपको और कुछ बताऊं, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपको इस तरह की बैटल्स और हिस्ट्री के बारे में कहानियां सुनना पसंद है? क्योंकि अगर पसंद है तो हमारे सेगमेंट स्पॉन्सर कुकू एफएम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। दरअसल इनके प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो बुक अवेलेबल है जिसका नाम है भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयां। इसमें भारत के की बैटल्स का बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। अच्छा, मैंने आपसे क्यों पूछा कि आपको सुनना पसंद है? इसका रीजन है कि भाई जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो आपको बड़ा टाइम देना पड़ता है, पूरा अटेंशन उसमें लगता है। ऑडियो बुक्स की ब्यूटी यह है कि आपने कान में उन्हें लगाया और अपना काम करते करते आप उन्हें सुन सकते हैं। और कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पर तो जब आप जाओगे तो लव, फिक्शन, हिस्ट्री, बायोग्राफीज, सेल्फ हेल्प, तमाम सारे जॉनर्स की हजारों ऑडियो शोज और ऑडियो बुक्स आपको मिलेंगी। प्लस यहाँ पर आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी ये चीज़ें सुन सकते हो। और इनके जो पूरा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है वो पूरे साल की कीमत ऑलरेडी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बट अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको पर डे ₹1 से भी कम कीमत पर इनके सारे के सारे प्लेटफॉर्म के जितना भी कंटेंट है सबका एक्सेस मिल जाएगा। इनका फ्री वर्जन भी है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, और प्लस अगर आपको अच्छा लगे तो ये प्रीमियम वाला आप इनका परचेज कर सकते हो। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना। तो आप ये सब चेकआउट करो और हम लौटते हैं वीडियो में वापस। बाय द वे, उसके बाद 1893 में इसके बारे में बात हुई कि भाई एक लाइन होनी चाहिए, एक मैप होना चाहिए। तो भारत और अफगानिस्तान, उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में लाइन खींची गई थी जिसे डुरैंड लाइन कहा जाता है, क्योंकि एक अंग्रेज था सिविल सर्वेंट डुरैंड, और वहां पर उस समय अब्दुल रहमान खान अफगानिस्तान के रूलर हुआ करते थे। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, भारत को जब विभाजित किया गया था तो जो बीच में लाइन खींची गई थी, रैडक्लिफ लाइन, वो एक ऐसे वकील ने खींची थी जिसका नाम भी रैडक्लिफ था, जिसे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो लाइन बहुत इलॉजिकल है। सिमिलरली ये डुरैंड लाइन भी उतनी ही इलॉजिकल है।
आज के समय अगर आप देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लाइन पड़ती है और ये लाइन जहाँ से खींची गई थी वहाँ पर पश्तून पॉपुलेशन रहती है, आधी पाकिस्तान में आधी अफगानिस्तान में। आज भी वो पश्तून से इस बात को हेट करते हैं और ये लाइन इतनी कंट्रोवर्शियल बनी हुई है। अंग्रेज़ों का यही काम हुआ करता था, ऐसी कंट्रोवर्शियल लाइन खींच के भागो कि हमेशा उसके लिए लड़ाइयाँ चलती रहें। खैर ये तो जो हुआ सो हुआ, ये बात थी 1893 की। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिविया बताने वाला हूं जो शायद ही आपने कहीं पर मेंशन होते हुए देखा हो। 1897 में बैटल ऑफ सारागढ़ी लड़ा गया था। आपको याद है वो केसरी मूवी में भी आपने देखा था। वो सारागढ़ी का जो बैटल था, वो जो फोर्ट था उस पर अटैक करने वाले अफगानी ही थे और वो फोर्ट था ब्रिटिशर्स का। तो ये लड़ाइयाँ उस समय तक चलती आ रही थी और इसके बाद इवेंचुअली फिर होती है थर्ड एंग्लो अफगान वॉर, जिस एंग्लो अफगान वॉर के बाद फाइनली अफगानियों ने अपने पूरे के पूरी चीज़ पर कंट्रोल कर लिया और ब्रिटिशर्स को इवेंचुअली हरा दिया। इसके बाद अफगानियों ने ब्रिटिशर्स और रशिया दोनों के साथ ही ट्रीटी साइन करी और प्रॉपर अपने फॉरेन अफेयर्स और अपने फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करना शुरू करा। अच्छा, थर्ड एंग्लो अफगान वॉर 1919 में लड़ी गई और इसके बाद यहाँ से ब्रिटेन का जो जितना भी इन्वेजन का चैप्टर था अफगानिस्तान में वो क्लोज हो जाता है। इसके बाद एक नया चैप्टर खुलता है 1922 में। अब रशिया बन गया था सोवियत यूनियन और इसके आने वाले सालों में सोवियत यूनियन वर्सेस यूएस की खूब लड़ाइयाँ चली, है ना। तो पहले ब्रिटेन और रशिया की चल रही थी, अब यूएस और यूएसएसआर की चलने लगी। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इन्वेजन की योजना बनाई और ये वहाँ की सरकार को सपोर्ट करते थे और यूएस वहाँ के रेबल्स को सपोर्ट करने लगा। तो अगले 10 सालों में यूएसएसआर ने खूब कोशिश करी मगर वो इवेंचुअली इस लड़ाई को सस्टेन नहीं कर पाए। 1989 में उन्होंने कहा कि अब हम अपनी ट्रूप्स यहाँ से पुल आउट करेंगे और इवेंचुअली 91 में जब यूएसएसआर फॉल हुआ तो 92 तक यूएसएसआर की सारी ट्रूप्स यहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद राइज होता है तालिबान का। 90s के दौर में उनका खूब राइज हुआ, खूब उन्होंने अफगानिस्तान में उत्पात मचाया और 2001 में जब 9/11 हुआ, यूएस के ऊपर अटैक हुआ, तब यूएस यहाँ पर पिक्चर में आता है। उसने अफगानिस्तान पर इन्वेड करके कहा कि अलकायदा का हेड मुझे चाहिए और इसकी कहानी मैं पिछले वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ, आई बटन पे आप क्लिक करके देख लेना, है ना। बट यूएस ने भी देखो पिछले 20 सालों तक अफगानिस्तान में अपनी ट्रूप्स रखी, खूब लड़ाइयाँ लड़ी, पैसे इन्वेस्ट करे। इवेंचुअली यूएस को भी वहाँ से भागना पड़ा। तो हमने देखा कि कैसे पिछले 200 सालों के अंदर अंदर ब्रिटेन, रशिया, यूएस सब अफगानिस्तान में गए, सब ने इन्वेड करा और सबको भागना पड़ा। इसके पीछे की क्या रीज़न हो सकते हैं? अब मैं आपको कुछ रीज़न्स बताता हूं और बाकी रीज़न जो आपको समझ में आए वो आप कमेंट में लिख सकते हो। पहला रीज़न जो बहुत अहम है वो है ज्योग्राफी ऑफ अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान को ध्यान से देखो, आपको दिखाई देंगे बहुत सारे पहाड़। ये पहाड़ दरअसल 70 से 75% अफगानिस्तान का जो एरिया है उसको कवर करते हैं और किसी भी पहाड़ी एरिया में जहाँ पर इतनी सारी वैलीज़ हों, इतने दुर्गम रास्ते हों, वहाँ पर कोई भी आउटसाइडर फोर्स आकर उसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। लोकल्स वहाँ के रास्ते जानते हैं, लोकल्स जानते हैं कि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशंस कौन सी हैं। अब आप सकरे रास्ते से इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर गुजरोगे, आप कितना बम गोला बारूद लेकर निकलो, सिंपल किसी ने पत्थर फेंका और आपका सारा कॉन्वॉय वहीं पर ख़त्म। दूसरी बात है डिफरेंसेस इनसाइड द नेशन। किसी भी पहाड़ी जगह की खास बात होती है कि वहाँ पर बहुत सारी वैलीज क्रिएट हो जाती हैं। जब आपका इतना बड़ा पूरा नेशन ही पहाड़ी हो तो वहाँ पर छोटी छोटी वैलियों में अलग अलग अपनी ही सरकार लोग चलाने लगते हैं। अफगानिस्तान के अंदर अपनी ही कोई देश में भले सरकार हो मगर उसका भी कंट्रोल पूरे क्षेत्र में नहीं होता। अपनी अपनी सरकारें अपनी अपनी वैलीज में चलती रहती हैं और अफगानिस्तान की सरकार इस बात से अग्री करके चलती कि कोई बात नहीं, आप अपनी अपनी सरकार चलाओ, ज़्यादा दिक्कत पैदा मत करो। तो जब अफगानिस्तान की अपनी सरकार इस तरह से अरेंजमेंट में रहती हो तो बाहर का इन्वेडर जब कोई आएगा उसको भी यही चैलेंज देखना पड़ेगा और चूंकि वो इन्वेडर है इसलिए उसका कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। तो छोटी छोटी वैल्यू में अपनी अपनी सरकार चलाने वाले लोग ये बाहर के किसी भी इन्वेडर के अगेंस्ट सबसे बड़े फोर्स के तौर पर उभरते हैं, जिसकी वजह से किसी को भी अफगानिस्तान पर इन्वेजन करना तो आसान लगता है बट उसको कैप्चर करके रख पाना बहुत मुश्किल लगता है। इट्स लाइक कि आपने एक जलता हुआ कोल अपने हाथ में उठा लिया हो, आप उसको उठा तो लोगे हीरो बनने के चक्कर में, बट अगर पकड़ कर रखोगे तो आपके हाथ में छेद करके वो बाहर निकल जाएगा। तीसरी बात है रोड्स का नेटवर्क। अब चूंकि यहाँ पर ज्योग्राफिकल एरिया इतना ज़्यादा दुर्गम है, यहाँ पर रोड्स का कोई अच्छा नेटवर्क नहीं है। अब यूएस, रशिया और यूके वालों को आदत है कि बड़ी बड़ी रोड्स हों, बड़ी बड़ी वो हमवी लेकर निकलें और उसमें सारे उन्होंने रॉकेट लॉन्चर भर लिए, मगर जाओगे कहाँ पर जब रोड्स का नेटवर्क ही नहीं है? तो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाओगे कैसे?
लोकल्स को आदत है, वो वहीं पर पले बड़े हैं, उसको सारे अच्छे से जानते हैं। रोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी लोगों ने कोशिश करी। इन्होंने एक विजन रखा कि अफगानिस्तान में एक सर्कुलर हाईवेज का नेटवर्क बनाया जाए, मगर वो लोकल्स ने ही कभी पूरा नहीं होने दिया। और इसकी वजह से किसी भी बाहरी पावर को आपस में ही कम्युनिकेट करने में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में इतनी मुश्किलें होती हैं जो किसी आम दूसरे देशों में उन्हें नहीं होती। चौथी और आखिरी चीज है जो बहुत यूनिक है अफगानिस्तान के लिए, वो है लोकल इंसर्जेंसी ग्रुप्स। अफगानिस्तान चूंकि पहले इतना डाइवर्स और वेरीड रहा है, बीच बीच में बहुत सारे लड़ाके ग्रुप्स क्रिएट हो गए हैं। तालिबान तो आप बहुत नाम सुनते हो, वो तो एक बड़ा सा ग्रुप है, मगर ऐसे तमाम सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स और वॉर लॉर्ड्स हैं जो कि अफगानिस्तान की छोटी छोटी वैलीज और जगह जगह पर कंट्रोल करते हैं। इनसे डायरेक्ट लड़ाई किसी के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि फिर ये लोग मिलकर आपसे लड़ाई लड़ते हैं और इनको अलग अलग सेटल करना भी मुश्किल है, क्योंकि हर ग्रुप्स की अलग डिमांड है, जो कि एक की पूरी करोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। और इसको टैकल करने के लिए कोई भी इन्वेडर अभी तक अफगानिस्तान में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो ये थे दोस्तों कुछ रीजन दैट मेक अफगानिस्तान सो हार्ड टू कॉन्कर। इतना देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसे 3 वीडियोस हर वीक आपको मिलते हैं, तो आप और वीडियो जाकर चेकआउट करो। यू कैन ऑल्सो चेक आवर पॉडकास्ट, न्यूज़लेटर एंड सोशल मीडिया लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आराम से जाकर उन्हें चेकआउट करना। और एक ब्लॉग का लिंक भी डालूंगा नीचे, जिसमें अफगानिस्तान की वॉर की हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझाई है, वो भी जरूर पढ़ना। और इस ब्लॉग के साथ साथ आप कुकू FM की ये ऑडियो बुक भी जरूर चेकआउट करना, इनका पूरा प्लेटफॉर्म भी चेकआउट करना। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा कूपन कोड जरूर यूज करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड विद दैट सेड, आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।